डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्वेश्चन है हमारा, दर्शाए कि jx इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है, जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उस महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। तो हमें क्या करना है, एक फंक्शन दिया हुआ ये एफ एक्स इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। कैसे पढ़ते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, ये हमें दिखाना है कि समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। कहने का मतलब हुआ, यदि मैं किसी टाइम पर क्या ले लूं, टेकिंग x इज इक्वल टू n, n कोई क्या है, n बिलोंग्स टू z, समस्त पूर्णांक बिंदु, मतलब n बिलोंग्स टू z का मतलब हुआ कि एक जनरल पॉइंट मैंने ले लिया, जनरलाइज कर दिया, तो इसका मतलब सभी पूर्णांकों के लिए ये ट्रू हो जाएगा। यदि मैं किसी n पे चेक करूंगा तो इसका मतलब सब पूर्णांक संख्याओं के लिए वो चेक हो जाएगा। तो हमको दिखाना है कि इन सब पूर्णांक संख्याओं पर ये फंक्शन क्या है, असंतत है, कंटिन्यूअस नहीं। तो सबसे पहले तो हमको ये डिफाइन करना है क्या, ये जो फंक्शन इस फॉर्म का आपको दिया हुआ है, ये इसकी वैल्यूज किस ढंग से आती हैं जब हम इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर के लिए क्या होता है, देखिए, यदि मैं किसी टाइम पर मैं लिखूं 1, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी। मैं लिखूंगा 2, इसकी वैल्यू 2 ही होगी, क्योंकि यहां पर ये क्या डिफाइन कर रखा है, ये फंक्शन उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर। तो मतलब ये पूर्णांक संख्या यहां होगी, इंटीजर होगा तो वो वैल्यू उतनी होगी। 1 इंटीजर है तो इसकी वैल्यू 1, 2 इंटीजर है 2 की वैल्यू 2, 3 इंटीजर है 3 की वैल्यू 3, 4 इंटीजर है 4 की वैल्यू 4। पर यदि मैं किसी टाइम पर क्या करूं, 1.1, ठीक हो गया, 1.1 कहां जाएगा, 1.1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1.1 इंटीजर नहीं है, 1.1 पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, ये तो आपकी क्या बन गई, दशमलव संख्या बन गई। कहने का मतलब हुआ कि ये आपका एक प्रकार की क्या बन गई, रेशनल नंबर बन गई, परिमेय संख्या बन गई। ठीक हो गया। तो ये जो 1 है, ये जो 1.1 है, ये कहां पर है, देखिए, यदि आप x इक्वल टू 1 करें किस टाइम पर और x इक्वल टू 2 करें, तो आपका 1.1 कहीं यहां आएगा। कहने का मतलब हुआ कि 1.1 1 और 2 के बीच है। तो इसके अंदर जो नंबर है वो या तो इसी के बराबर होगा जो ये है, ठीक है, इससे बड़ा वो हो नहीं सकता, या तो इससे छोटा होगा, अपने से बड़ा वो हो नहीं सकती, इसकी वैल्यू अपने से बड़ी नहीं हो सकती, अपने बराबर हो सकती है या अपने से छोटी हो सकती है, परंतु किस रूप में होगी, पूर्णांक रूप में ही होगी। तो इसकी वैल्यू 1.1 तो आएगी नहीं, क्योंकि ये 1.1 तो पूर्णांक संख्या नहीं है। किन दो पूर्णांकों के बीच पड़ रही है, 1 और 2 के बीच पड़ रही है, तो इसकी वैल्यू 2 तो हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि 2 1.1 से अधिक है, तो इसकी वैल्यू फिर किस पे जाएगी, 1 पे जाएगी। तो ये आपका 1। अब ठीक है, यदि मैं लिखूं कितना, मैं 1.2 लिख दूं, तो 1.2 भी कहां जाएगा, 1 पे जाएगा। ठीक है, यदि मैं क्या लिख दूं 1.3, तो वो भी कितना जाएगा, 1 पे जाएगा। ठीक है, यदि मैं लिख दूं किसी टाइम पर 2.1, तो ये कितना जाएगा, 2 पे जाएगा। तो ठीक है, आप समझ गए ना वैल्यू, क्योंकि इनकी वैल्यू सभी किस रूप में चाहिए, केवल आपको इंटीजर के रूप में चाहिए, पूर्णांक संख्या ही चाहिए। यदि वो खुद पूर्णांक है तो वो उतना ही हो जाएगा, पर यदि वो पूर्णांक नहीं है, डेसिमल में है, तो हमको देखना कि उससे नजदीकी, उससे छोटा पूर्णांक कौन है।
उस संख्या से, जैसे 2.1 है, उससे छोटा पूर्णांक कौन है, नजदीकी पूर्णांक उसका छोटा से छोटा, मतलब उससे नजदीक, छोटा छोटा नहीं कहूंगा, उससे नजदीक, क्योंकि उससे बड़ी वैल्यू वो ले नहीं सकता। 2.1 से बड़ी पूर्णांक क्या है 3, 2.1 से छोटी पूर्णांक क्या है 2, तो ये 2.1 कहां जाएगा 2 पर जाएगा। अब ठीक है, इस टाइप से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हमने इसको समझ लिया कि है क्या। आज इसके बाद इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब आप देखिए, किसी भी जनरल पॉइंट के लिए मैं देखता हूं, मैंने कहा x = 1 n बिलोंग्स टू z। जब हम पूरे सेट के लिए कोई चीज देखते हैं तो एक जनरल पॉइंट लेते हैं, नॉट ए पर्टिकुलर पॉइंट। मैं x = 1, x = 2, x = 3 वाला नहीं ले रहा हूं, इसलिए नहीं ले रहा हूं बिकॉज दिस सेट ऑफ इंटीजर हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स। इसमें तो अनंत इंटीजर है, तो मैं किस किस पे इसको डिफाइन करता रहूं, किस किस पे इसको दिखाता रहूं कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। इसलिए मैं कोई जनरल पॉइंट ले लेता हूं। जनरल पॉइंट मतलब दिस पॉइंट रिप्रेजेंट ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ इंटीजर्स इन दिस सेट ऑफ इंटीजर। एक जनरल पॉइंट ले लूंगा जो प्रत्येक इंटीजर को शो करेगा। प्रत्येक इंटीजर के लिए, एक इंटीजर के लिए, एक जनरल इंटीजर के लिए वो चीज सेटिस्फाई हो गई, वो चीज फुलफिल हो गई, तो पूरे सेट के में जो जितने नंबर हैं फिर इंटीजर सभी के लिए होगी। तो मैंने कहा x = 1 n बिलोंग्स टू z। ठीक हो गया। अब मैं सबसे पहले लिमिट, मुझे क्या निकालना है, कंटिन्यूटी फंक्शन की चेक करनी है, तो मैं लिमिट निकालूंगा, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा। यदि दोनों इक्वल हो गई तब मैं कहूंगा कि वो फंक्शन उस पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक हो गया। तो मैं क्या करूंगा, एफ एन एक्स n कर दूंगा, n कितना हो जाएगा, n ही होगा, क्योंकि x = n क्या है, पूर्णांक है, हमने पहले माना हुआ है। तो x की वैल्यू में n ले लूं तो एफ एन n है, एफ n पूर्णांक है, तो पूर्णांक ही होता है। अब मैं राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करता हूं, इसलिए कि फंक्शन का नेचर हमको पता नहीं है। एक तो x = 1 हुआ, देखिए यहां पर देखा n, ठीक है, n के आगे फंक्शन कैसे बिहेव करता है और n के लेफ्ट में कैसे बिहेव करता है। मतलब n के राइट मीन्स राइट हैंड की तरफ, n के राइट जो नेबरिंग पॉइंट है, उसके पड़ोस के बिंदु है, वहां इसका नेचर कैसा होता है फंक्शन का। और n मतलब n के लेफ्ट में, n के जो नेबरिंग पॉइंट है लेफ्ट में, लेफ्ट की तरफ, वहां फंक्शन की वैल्यू कैसे वेरी करती है, किस रूप में करती है, वो देखना होगा। ठीक हो गया। अब n से जरा जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो हम इसको लिखते हैं जस्ट लाइक n + h, h टेंड्स टू 0। तो जैसे ही h 0 की तरफ टर्न करेगा, बिकॉज दिस h इज वेरी लेस इंक्रीमेंट, बहुत छोटा सा बढ़ावा है ये, जो कि कहां की तरफ जा रहा है, विच इज टेंडिंग टू 0। ठीक है, 0 की तरफ जा रहा है। तो अल्टीमेटली व्हेन h will tend to 0, this n plus h tend to n। और इसके लेफ्ट में देखेंगे आप n - h, when h will tend to 0, n - h will tend to 0। h क्या है, बहुत छोटा सा डिक्रीमेंट है, बहुत छोटा सा, n में से बहुत छोटी चीज आप घटा रहे हैं, माइनस करके बहुत छोटी चीज जो कि 0 की तरफ जा रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखिए, निश्चित ही जब हम n + h करेंगे, h इज वेरी स्मॉल व्हिच इज टेंडिंग टू 0, जस्ट लाइक मैं कहूं कि n 5 है, तो 5 के राइट में क्या हो सकता है, 5.0000 अप टू 9 या 5.0001, इस टाइप के नंबर, या लेफ्ट में 5 से पहले 4.9999 अप टू so on। तो इस टाइप का नंबर इज इसकी राइट हैंड लिमिट के केस में और लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में हम उनको देखेंगे। तो n + h और n - h। ठीक हो गया। अब आप देखिए, किसी टाइम पर इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड की तरफ इसका फंक्शन का नेचर किस टाइप की वैल्यू लेता है, लेफ्ट हैंड लिमिट की ओर कैसी वैल्यू लेता है। तो मैं सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकालता हूं। राइट हैंड लिमिट क्या लिखते हैं,
x टेंड्स टू n पे देख रहे हैं ना, राइट हैंड पे ऐसे दिखाते हैं, n पे देख रहे हैं x इज इक्वल टू n, ऐसे तो दिखाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू n प्लस करके f(x), तो दिस इज इक्वल टू लिमिट कितना हमारे पास, अच्छा फंक्शन जो आपका है इतना नहीं है, फंक्शन के साथ हमारा ये भी है, हमने केवल ये डिफाइन किया है, थोड़ा इसको सही लिख देते हैं। ये एक्चुअली ऐसा है x माइनस, मेन फोकस हमें इस पर किया क्योंकि इसके बारे में हमें पहले से पता है, कोई फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x के रूप में है तो इसके बारे में हमने काफी क्वेश्चन भी कर रखे, तो हमें मुख्य इस पर फोकस करना था कि ये इसकी वैल्यूज कैसे वेरी होती है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसी को आप देखिए fn जो हमारे पास है कैसे होगा, फंक्शन आपका x माइनस ग्रेटर इनटू द फंक्शन ऑफ x है, तो x इज इक्वल टू जब n करूंगा तो x जगह मैंने n कर दिया तो n माइनस n, ठीक हो गया, ये है फंक्शन हमारा, केवल ये नहीं ये भी है साथ में, ये दिया हुआ और f(x) नहीं बल्कि क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये भी gx के रूप में है, क्योंकि फंक्शन को हम f(x) के रूप में भी दिखाते हैं, तब क्वेश्चन में आपको gx दे रखा है, इसको भी हम gx में चेंज कर लेते हैं, gx, ठीक हो गया, यहां पर भी gx कर लेते हैं, n प्लस ये करके gx, अब इसको देखिए आप gn gx, x जब क्या कर रहा हूं n कर रहा हूं तो gn, पहले मैं किस पे देख रहा हूं x इज इक्वल टू n के लिए चेक कर रहा हूं ना, तो लिमिट भी चेक करूंगा, वैल्यू फंक्शन की वैल्यू भी चेक करूंगा, क्योंकि कंटिन्यूटी डिफाइन कर रहा हूं, x इज इक्वल टू n, n बिलोंग्स टू n, gn x इज इक्वल टू n पर फंक्शन की वैल्यू, तो जहां जहां x है वहां n कर दूंगा, jn इज इक्वल टू n माइनस दिस। अब आप देखिए इसकी वैल्यू होगी क्या, n तो n ही है, माइनस अभी ये क्या है, इंटीजर है तो पूर्णांक संख्या है, n बिलोंग्स टू जन्म तो पूर्णांक, और इसके अंदर जब भी पूर्णांक संख्या रहती है तो वही वैल्यू उसकी आती है, तो ये कितना हो गया, ये आपका जन्म, मीन्स द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0, जब x इज इक्वल टू n लिया, n बिलोंग्स टू z, कोई इंटीजर हमने लिया तो वहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब आप देखिए इसकी राइट हैंड लिमिट x टर्न्स टू n प्लस gx, ठीक है, तो लिमिट x बिलोंग्स टू n प्लस, देखिए फंक्शन आपका क्या है x माइनस ये रख देंगे, ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, दिस इज इक्वल टू, अलग अलग कर लीजिए, दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, so in the case of when we are calculating the limit of this whole, this will be equal to the limit of this minus limit of this, तो अलग अलग आप कर लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू n प्लस x माइनस लिमिट n टेंड्स टू दिस एंड ये, ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यू आएगी कितनी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज इक्वल टू, देखो ये तो आपका n प्लस मतलब बहुत n के नजदीक वाला कोई पॉइंट, तो लिमिटिंग पॉइंट है तो इसमें तो n ही हो जाना है, n माइनस, यहां जब आप वैल्यू करेंगे तो ये कितना होगा, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, n के आगे और n के पीछे, n प्लस कहां जाएगा, देखिए n प्लस आपका कहां जाएगा, n प्लस मतलब n से थोड़ा बड़ा, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था 5, तो 5.11111 या 5.00005 या 5.0001, ठीक है ना, तो 5 पॉइंट कहां जाएगा, 5.0001 करके इसकी वैल्यू जाएगी कहां, 6 तो जाएगी नहीं, क्योंकि 6 मतलब अपने से बड़ा इंटीजर तो हो नहीं सकता,
ठीक है, ये वैल्यू किन दो इंटीजर के बीच में पड़ेगी, 5 और 6 के बीच में। तो इसकी वैल्यू 6 तो हो नहीं सकती क्योंकि अपने से बड़ा नहीं होना है, ये फंक्शन को डिफाइन कर रखा है, परंतु इससे छोटा जो पूर्णांक है वो हो सकता है। तो इससे छोटा पूर्णांक है 5 है। आगे समझ में, तो जो भी राइट साइड की तरफ n की लिमिट होगी, ठीक है, जो भी राइट साइड की तरफ n की लिमिट होगी, जो भी राइट साइड की तरफ हम n की लिमिट लेंगे तो वो n से बहुत जरा बड़ी होगी कई पॉइंट में। अब वो n+1 तो जा नहीं सकती, ठीक है भाई, आप कह रहे हैं n प्लस, तो n प्लस कहां होगा, n प्लस जो आपका होगा n और n+1 के बीच में तो होगा वो, ठीक है भाई, नेबरिंग पॉइंट है ना, n का नेबरिंग पॉइंट है, n का नेबरिंग पॉइंट n+1। तो ये आपका यहां तो जा नहीं सकता क्योंकि अपने से बड़ा इंटीजर नहीं लेना है और अपने से छोटा इंटीजर ये लेगा। तो ये वैल्यू आपकी कितने हो जाएंगे, यहां पर n हो जाएगी, ठीक है, आगे समझ में। तो ये आप अल्टीमेटली कितना हो, n-n, ये आपका कितना हो गया 0। आगे समझ में आपके, ठीक है। या अगर आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, सीधे आप इसकी जगह ये भी कर सकते हो, ये, और ये आपका 0, ठीक हो गया। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की ओर चलता हूं। व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में आप देखिए, लिमिट x टेंड्स टू, ऐसे दिखाते हैं gx, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू दिस, gx मतलब आपका हो जाएगा x माइनस x, ठीक है। अब फिर आप देखिए, दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, तो इसकी लिमिट अलग निकालेंगे और इसकी लिमिट अलग निकालेंगे, फिर कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू दिस, x माइनस लिमिट x टेंड्स टू दिस, ये। अब फिर देखिए आप, ये नेबरिंग पॉइंट किसका, n का, लेफ्ट की तरफ, ठीक है, नेबरिंग पॉइंट ऑफ n, इधर मैंने n प्लस कहा, इधर मैंने क्या कहा, n माइनस कहा, बहुत छोटा n के, ठीक है, जो कि 0 की ओर जाता है। तो जब जनरल वैल्यू कैलकुलेट टाइप का करूंगा तो ये तो सीधा सीधा आपका n ही जाएगा, दिस इज n, क्योंकि बहुत छोटा है ना, जैसे 5 से 5 पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं बार बार, जैसे 5 के लेफ्ट की तरफ 4.999, तो 4.999 अब तो सोन बहुत छोटा सा हो गया ना, ये 5 से जरा छोटा हुआ ना, बहुत छोटा कम हुआ ना, तो लगभग क्या 5 तो है, तो यहाँ तो ये तो मैंने n लिख दिया उसी रूप में, ठीक हो गया। अब ये जो है ये कितना होगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं n इस टाइप से करके, ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यू जाएगी कहां, देखो आप n, अब ये किसके बीच पड़ रहा है, किन दो इंटीजर के बीच में पड़ रहा है, n नेगेटिव किन दो इंटीजर के बीच में पड़ रहा है, एक तो n और दूसरा n-1। जैसे मैं 5 का ले रहा था, 5 का मैंने कहा 4.9999 अप टू सोनिक पॉइंट है, तो ये किस किस के बीच पड़ रहा है, ये 4 और 5 के बीच है ना, ठीक है। तो यदि मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहूंगा 4.9999 अप टू सोन की, तो ये इससे बड़ा तो ये हो नहीं सकता क्योंकि तो बड़ा ही है नहीं, इससे स्लाइड बड़ा है, तो ये वैल्यू 5 तो हो नहीं सकती, तो ये कौन से इंटीजर के बराबर होगी, 4 के बराबर होगी ना, मतलब इससे एक कम। तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट डिस्कस करेंगे इस केस में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि जो ये पढ़ रहा है ये नंबर, ये कोई रेशनल नंबर है, डेसिमल नंबर है, ये डेसिमल नंबर से बड़ा इंटीजर आपका n है, इसकी वैल्यू जब हम ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के रूप में रखेंगे तो ये n नहीं हो सकता, अपने से छोटा इंटीजर हो सकता है। इससे छोटा इंटीजर क्या हुआ, n-1 तो हुआ, क्योंकि एक के बाद इंटीजर क्या आता है, 2 आता है ना, और एक और 2 के बीच में जितने भी नंबर हैं डेसिमल वाले, वो सब इस रूप में कहा जाएंगे, एक ही जाएंगे, 1 पॉइंट समथिंग, 1.2, 1.4, 1.5 सब कहां जाएंगे, 1 पे जाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, n-1
1। तो ये आपका आ गया n माइनस 1 और n माइनस n प्लस 1 तो कितना हो गया 1 हो गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आई 1, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट आई, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1 एंड राइट हैंड लिमिट आई थी हमारे पास 0 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आई थी fn, वो भी कितनी आई थी आपकी 0। पर यहां पर आप क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू n gx वेयर n बिलोंग्स टू कौन सा z डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी वैल्यू कोई नहीं आती है। जब ये एग्जिस्ट नहीं करता, इस लिमिट ही नहीं बनती है, लिमिट की वैल्यू नहीं आती है x इक्वल टू n पर, जहां n मैंने जनरल पॉइंट ले रखा है, इसका मतलब लिमिट फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि किसी पॉइंट पर या किसी सेट में फंक्शन की लिमिट ही नहीं आ रही है, इसका मतलब फंक्शन वहां पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इसका मतलब gx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n एंड बिलोंग्स टू, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। ये आपको शो कराना था कि फंक्शन क्या है, असंतत फलन है। जब कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो क्या हुआ, असंतत। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 20 लेता हूं। क्या fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x इज इक्वल टू 5 पर संतत है? प्रश्न पूछा हुआ है। तो क्या ये फंक्शन x इज इक्वल टू 5 पर संतत है? तो ये फंक्शन अपने आप में, इसमें 3 फंक्शन हो गए, एक एक्स स्क्वायर हो गया, एक साइन एक्स हो गया और एक 5 कांस्टेंट फंक्शन। तो इनके बीच में डिफरेंस है, ये प्लस है। ठीक हो गया। तो संतत दिखाने के लिए, कंटिन्यूअस दिखाने के लिए क्या तरीका है हमारे पास, कि हम फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर निकालते हैं जिस पर हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। हियर वी हैव टू check the continuity of this function at the point x is equal to pi. So first of all I want to calculate the value of at pi. At pi means value of the function at the point x is equal to pi, and that will be equal to at pi is equal to pi square minus sin pi plus pi. ठीक हो गया। एक स्थिति हुआ है। दूसरी स्थिति में क्या है, when you find the value of the function at this point, then the next work which we have to do, we have to find the limit of the function at x is equal to pi. x is equal to pi पर हमको फंक्शन की लिमिट चाहिए, and if limit of the function at that point and value of the function at that point both are equal, then we say that the function is continuous at that point, otherwise the function become discontinuous. ठीक है, ये तो काफी डिस्कस दारी में हो गया। तो सबसे पहले देखिए, the function f(x) is given as x square minus sin x plus 5। ये फंक्शन है, पॉइंट हमारे पास दे रखा है x इज इक्वल टू 5। हमको इस पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड एट पाई, हाउ मच दैट, x इज इक्वल टू पाई कर लीजिए, दिस इज पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। ठीक है, मीन्स x की जगह सब जगह पाई कर दो, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। ये तो होता है। f2 निकालना तो 2 स्क्वायर माइनस साइन 2। जहां जहां x है वहां वहां पॉइंट रख दीजिए जिस पर आपको उसकी वैल्यू चाहिए। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, पाई स्क्वायर और साइन पाई मीन साइन 180, साइन 180 को साइन 90 प्लस 90 कर लीजिए, तो साइन 90 प्लस 90 का कॉस 90, और कॉस 90 आपका 0 हो गया, ये तो 0 बन गया, 0 प्लस 5 एंड अल्टीमेटली द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज पाई स्क्वायर प्लस 5। तो हमारे पास निकल कर आ गया एक बात कि the value of the function at pi means f pi is equal to pi square plus 5। f pi is equal to क्या है, pi square plus, जो मैंने कैलकुलेट किया वही मैंने यहां रख दिया, इसके भी जरूरत पड़ेगी बात। अब आगे देखते हैं
अब देखिए स्टूडेंट, ये जो फंक्शन हमारे पास आया, इसकी लिमिट निकालने के लिए हम क्या करें? इस फंक्शन का नेचर हमको नहीं पता कि ये पाई जो है, कोई पॉइंट पाई है, पाई के राइट में पाई प्लस एच, पाई माइनस एच। अब मैंने दूर लिखा हुआ है, पर ये बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल इसके नजदीक है, चिपके पॉइंट है इसके, बहुत स्लाइट चेंज है। तो पाई प्लस एच विल टेंड टू जीरो व्हेन एच विल टेंड टू जीरो। जैसे एच जीरो की तरफ टेंड करेगा, पाई प्लस एच पाई चला जाएगा। एच जीरो की तरफ टेंड करेगा, पाई माइनस एच कहां चला जाएगा? पाई की ओर चला जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा है ये एच, जो कि कहां की ओर जा रहा है? जीरो की ओर जा रहा है। यहां तक ठीक है? तो न तो हमको फंक्शन का नेचर यहां पता कि पाई के आगे क्या है, पाई पर तो हमने देख लिया कि पाई पर उसकी वैल्यू क्या है, ये है। और पाई के इधर क्या है? इसके जस्ट राइट साइड की तरफ, पाई के जस्ट लेफ्ट साइड की तरफ फंक्शन के वैल्यूज क्या आ रही हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पर फंक्शन की क्लियरिटी नहीं है, तो फंक्शन क्या वैल्यू देगा। इसलिए मुझे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करनी है और मुझे उसकी राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी है। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं राइट हैंड लिमिट। देखो, अब राइट हैंड लिमिट निकालने का थोड़ा तरीका यहां पर मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा, एक तो हम पाई प्लस के रूप में लिखते थे, ठीक है। एक थोड़ा सा दूसरा तरीका भी है, लिमिट h will tend to 0 f पाई प्लस एच। ये भी एक तरीका है। पाई के राइट में पाई प्लस एच, पाई के लेफ्ट में पाई माइनस एच, पाई प्लस एच व्हेन एच इज टेंडिंग टू 0। तो आप देखिए, पाई प्लस एच व्हेन एच इज टेंडिंग टू 0 मीन्स ये सर्टेनली कहां जाएगा? पाई की ओर जाएगा। ठीक हो गया। और जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो मैं पाई माइनस एच रखूंगा, ठीक है, एंड एच टेंड टू 0। आपको समझ में आ रही है? तो राइट हैंड लिमिट लिखने का एक तरीका ये भी है। तो ये कितना हो जाएगा? लिमिट एच विल टेंड टू 0। देखिए, एफ पाई प्लस एच मतलब ये एक्स है, ये एक्स की वैल्यू है। तो जब एक्स है तो ऐसा हो रहा है, एक्स की जगह मैं क्या करूँ? पाई प्लस एच कर दूंगा। यहां पर रखता हूं मैं पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। ठीक हो गया। एक्स की जगह क्या कर रहा हूं? पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। अब ये कितना बन जाएगा? लिमिट एच विल टेंड टू 0। देखिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कितना हो जाएगा? पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 पाई एच। ठीक हो गया। माइनस, आप चाहो तो अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको अलग कर लो, इसको ऐसे कर लो, माइनस लिमिट एच विल टेंड टू 0 साइन पाई प्लस एच प्लस लिमिट एच विल टेंड टू 0 5। ठीक है। जब किसी फंक्शन की लिमिट निकालते हैं और दो के सम में है या तीन के सम में, तो अलग अलग उनकी लिमिट मिल जाती है। लिमिट ऑफ दिस माइनस लिमिट ऑफ दिस प्लस लिमिट ऑफ दैट। ठीक है। इसकी लिमिट अलग से निकाल लीजिए, इसके अलग से निकाल लीजिए और इसके अलग से निकाल लीजिए, पूरे फंक्शन की लिमिट आ जाएगी। तो अलग अलग क्या किया? दिस इज इक्वल टू नाउ सी। जैसे इसमें अब ये अलग हो गया ना, एच जीरो की तरफ टेंड मतलब बहुत छोटा सा है, एच जैसे मैं जीरो कर दूंगा तो ये पोर्शन भी जीरो हो गया और ये आपका जीरो हो गया, तो ये कितना आ गया आपके पास? पाई स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यू देखिए आप, लिमिट एच विल टेंड टू 0, इसको खोल लीजिए, साइन एक्स प्लस वाई 11 में फॉर्मूले पढ़े हैं आपने। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है वहां पर हमने पढ़ा हुआ है साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला पढ़ा हमने 11th क्लास में, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो वही मैं यहां पर लगा लेता हूं, कितना हो जाएगा? ठीक है, माइनस बाहर लिखा है, तो साइन पाई कॉस ऑफ एच प्लस कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ एच। ठीक है। एक्स की जगह पे क्या है? पाई, एक्स की जगह पाई है, वाई की जगह पे क्या है? एच है। तो साइन एक्स साइन पाई कॉस एच
cos x sin h। ठीक हो गया। यहाँ पर पाई है ना इस जगह पे, और यहाँ पर क्या है, h है, तो sin पाई cos h, sin पाई cos h प्लस cos पाई sin h। और इसकी वैल्यू तो आपकी कितनी हो जाएगी, इसकी तो 5 ही रहेगी। लिमिट h will tend to 0 5, क्योंकि तो कांस्टेंट फंक्शन है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो उतना ही उतना रहेगी आपका। अब देखिए when h will tend to 0, तो cos h तो 1 होता है, cos 0 है ना, ये तो आप जानते हैं। लिमिट h will tend to 0 cos h is equal to 1, ये भी आपने अगले बुक में पढ़ा है। और लिमिट h will tend to 0 sin h is equal to, आपने 0 पढ़ा है। लिमिट h will tend to 0 sin h 0, लिमिट h will tend to 0 cos h 1, ये अगले क्लास में हमने पढ़े हुए हैं। ये तो 1 हो जाएगा, पर sin पाई क्या होगा, sin 90 प्लस cos 90 होगा, 0 हो गया, ये भी 0। और जैसे sin h 0 की तरफ टेंड करेगा तो sin h आपका 0 होगा, तो पूरा टर्म आपका 0 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, पाई स्क्वायर प्लस 5। तो हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है, आपके पास, हमारे पास निकल कर क्या आया कि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, पाई स्क्वायर प्लस 5। फंक्शन की वैल्यू पाई स्क्वायर प्लस 5 होगी, और राइट हैंड लिमिट भी पाई स्क्वायर प्लस 5। अब मैं ले लेता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट h will tend to 0, ठीक है, f पाई माइनस h। ठीक, आप बोलेंगे कहां से है, ये मैंने आपको बताया, पाई के राइट में पाई प्लस h, और पाई के लेफ्ट में पाई माइनस h। h टेंड्स टू 0, बहुत छोटा सा प्लस h है, बहुत छोटा सा माइनस h है, h टेंड्स टू 0, ये भी आ जाएगा, ये भी। तो लेफ्ट हैंड में लिमिट h will tend to 0, लिमिट h will tend to 0 f पाई माइनस h। फंक्शन की वैल्यू यहां जब वो h 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ये लिखने का तरीका है लेफ्ट हैंड लिमिट का। तो दिस इज लिमिट h will tend to 0। देखिए अब फंक्शन क्या डिफाइंड है, f(x), ये तो डिफाइंड है ना, ठीक है। तो जहां जहां x है वहां क्या कर दूंगा, पाई माइनस h कर दूंगा। तो देखिए पाई माइनस h का स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h प्लस 5, ठीक है। अब 3 फंक्शन का लिमिट निकालने, तो अलग अलग कर लीजिए, एक साथ है ये, अभी अलग अलग कर लेता हूं। पाई माइनस h का स्क्वायर माइनस लिमिट h will tend to 0 साइन पाई माइनस h प्लस लिमिट h will tend to 0 साइन, h will tend to 0 5, ठीक है। इसकी लिमिट अलग लिख दी, इसकी अलग लिख दी, और इसकी अलग लिख दी। अब वैल्यू निकालते, देखिए कितना आ जाएगा। अलग अलग को कैलकुलेट कर लेते हैं, अलग अलग को कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू निकल जाएगी। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए इसको तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो पाई स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2 पाई h, ठीक हो गया। इसको देखिए माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0, इस पर आप देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई माइनस h, आपने फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ा है, साइन x माइनस y इज इक्वल टू साइन x cos y माइनस cos x साइन y। साइन x cos y माइनस cos x साइन y, फॉर्मूला वहां पढ़ा हुआ है। तो यहां पर x की जगह क्या है, पाई, इसकी जगह h है, तो साइन पाई cos h माइनस cos पाई साइन h, ऐसा हो जाएगा। माइनस ये फंक्शन क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, ये आपका बन जाएगा साइन पाई cos ऑफ h माइनस cos पाई साइन ऑफ h,
और इसकी वैल्यू तो 5 ही रहेगी, किसकी? कांस्टेंट लिमिट h will tend to 0 5, कांस्टेंट फंक्शन है वो तो 5 ही रहेगा, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अब आप देखिए कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, आप देखिए ध्यान से। दिस इज इक्वल टू व्हेन h will tend to 0, h स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, h 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो ये भी 0 हो जाएगा, और 2 पाई h आएंगे h का टर्म में ये भी 0, तो ये पूरा 0 हो गया। ये कितना निकल गया आपके पास? पाई स्क्वायर आ गया। यहां आप देखिए माइनस, देखिए साइन पाई साइन 180 0 होता है ना, ठीक है, ये तो 0 हो गया। साइन 180 मतलब साइन 90 प्लस 90 क्या कॉस 90 0 होता है, ये 0। और साइन h वो मैं पहले क्या आपको बता रहा था कि लिमिट h will tend to 0 साइन h is equal to 0, लिमिट h will tend to 0 cos of h tends to 1। ये आपने क्लास 11 में पढ़े हुए हैं। तो ये तो साइन पाई को जैसे 0 हो गया, और ये साइन h लिमिटिंग केस में साइन h 0 हो गया, तो पूरा टर्म 0 हो गया। -0 + 5 एंड दैट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस प्लस, ठीक है। अब आप क्या है, देखिए यहां रखते हैं इनको। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट निकल कर क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट इज पाई स्क्वायर प्लस 5। तो क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है आपके पास कि फॉर दिस फंक्शन f(x) is equal to x square minus sin x plus 5, the value of the left hand limit and right hand limit are equal। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी वही है पाई स्क्वायर प्लस 5, और राइट हैंड लिमिट की भी क्या है, पाई स्क्वायर प्लस 5। तो यहां पर आप क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टर्न्स टू पाई f(x) इज इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 5। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, तो लिमिट x टर्न्स टू पाई f(x) की वैल्यू कितनी होगी, फंक्शन की लिमिट की वैल्यू इस पर पाई स्क्वायर प्लस 5। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन की लिमिट किसी पॉइंट पर और फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पर, दोनों इक्वल है कि नहीं है, पाई वही है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, सिंस लिमिट x टर्न्स टू पाई f(x) इज इक्वल टू f पाई, फंक्शन की लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट बोथ आर पाई स्क्वायर प्लस 5। दिस इंप्लाइज दैट f(x) is continuous at x is equal to pi। x is equal to pi पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आपको पूछा होता है क्या संतत है, यस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हाँ ये फंक्शन क्या है, संतत है, f(x) is continuous at x is equal to pi। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है।